हेलो प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव कुमार राय एक बार फिर से आप सभी का एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शुरू कर चुके हैं, उसमें काफ़ी आधा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब मैं इस चैप्टर का नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे जब पढ़ाना शुरू करूंगा बच्चे, तो बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हुए आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा। और बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते एक आईआईटी, मेडिकल, हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाके रख दूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे मेरे लिमिटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एडवांस लेवल का हो, मेंस लेवल का हो या हो नीट लेवल का। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। शुरू करते हैं हम लोग, बहुत देर नहीं करते और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रिक्शन दिमाग में आते ही आप लोगों के सबसे पहले ये आता है कि फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिंग मोशन को अपोज करने वाला कॉज है। आज इस बात पर भी बात करेंगे कि कैसे ये केवल अपोज करने का काम नहीं करता है, न ही ये नुकसानदायक है केवल, बल्कि हमारे लिए फायदेमंद भी है। फ्रिक्शन जरूरी भी है। फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन कैसे एक्शन में आता है और फ्रिक्शन कैसे काम करता है, कितने तरह का होता है, ये सारी बातें आज की क्लास में आपको समझा दूंगा। तो आज की क्लास जो पहला लेक्चर है इस फ्रिक्शन सीरीज का, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि जब आप अगले चैप्टर करोगे ना तो इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो बच्चों, देर नहीं करते हैं और हम शुरू कर लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में बात करना। ठीक है, फ्रिक्शन जैसा आपको पता है, अगर कोई बॉडी यहां पर ऐसे रखी हुई है, ठीक है बच्चे, और ये एक सरफेस है जहां पर ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ये इस तरह से रखा हुआ है, तो पहला सवाल तो ये है कि फ्रिक्शन आता ही क्यों है, एक्शन में क्यों आता है फ्रिक्शन, और दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो आप लोगों ने जो बेसिकली पढ़ा हुआ है कि लेट अस कंसीडर, आपने इस बॉडी के ऊपर F फोर्स लगा दिया और ये ब्लॉक जिसका मास m है, ये आगे की तरफ जाने के लिए तैयार है या जा सकता है और मोशन शुरू हो चुका है। तो इसमें आप लोग पढ़ते हो कि जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो ये जो सरफेस है ये अब स्मूथ नहीं है बल्कि रफ सरफेस है। कैसी है? रफ सरफेस है। और इस रफनेस को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बच्चे, है ना। यानी कोई सरफेस कितना रफ है या कोई सरफेस कितना स्मूथ है, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो कि हर केस में आपको डिस्कस करेगा। क्वेश्चन में दिया होगा म्यू की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आप बोलेंगे कि ये स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ है। और म्यू की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है, इस बात को याद रखना। रफ सरफेस के लिए, परफेक्टली रफ के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आप समझो जरा कि ये जो सरफेस है आप कैसे दिखाते हो। फ्रिक्शन आप लोग पीछे की तरफ दिखा लेते हो, यही बोलते हो ना कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम कर रहा है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हो इसको। तो ठीक है, फ्रिक्शन एक टेंजेंशियली एक्टिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जब हर बार आप ये बोलते हैं कि केवल और केवल ये मोशन को अपोज करता है। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये मोशन को केवल हर बार अपोज नहीं कर रहा है, बल्कि इन दोनों सरफेसेस को पकड़ के रखना चाहता है, होल्ड करके रखना चाहता है। उसका बात हम करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी जो आप जानते हो उसी को समझाता हूं कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा, रिलेटिव मोशन में इसका पीछे की तरफ काम करेगा, और ये टेंजेंशियल फोर्स है। कैसा है बच्चों? टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है, तो देखना जरा, लिख लेना बल्कि इसको।
अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। इसके लिए दो सरफेसेस का आपस में कांटेक्ट में होना और उन दोनों का रिलेटिव मोशन में होना भी जरूरी है। रिलेटिव मोशन में अगर सरफेसेस रहेंगी तभी उनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर आपने दो सरफेसेस को चुपचाप ऐसे रख दिया, फ्रिक्शन जीरो है भैया, क्योंकि दोनों में से कोई भी सरफेस रिलेटिव मोशन में नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। देखो ध्यान से, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों ऐसे पड़े हुए, अपने हाथ को रख लो और अब आगे पीछे मूव कराने की कोशिश करो। तो जब ही तुम आगे पीछे मूव कराओगे तो तुम्हें साउंड भी फील होगा, जो कि आवाज आ भी रही होगी, और हीट, तुम खुद करके देखो, हीट भी प्रोड्यूस होगा। यहां से भी एक कंक्लूजन निकलेगा कि फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जब तक दोनों सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन विल नॉट कम इन एक्शन, एंड फ्रिक्शन, एज आई टोल्ड यू, is a tangential force and it always tries to hold the surfaces with each other। आगे देखेंगे इसको, ये कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चे? ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। इसको लिखिएगा, which opposes the relative motion between the two surfaces in contact। ये तो आप सभी को पता है। आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती रहेंगी मैं आपको दिखाता रहूंगा कि ये मिसकॉन्सेप्शन क्या है और उस मिसकॉन्सेप्ट को कैसे दूर करेंगे। हालांकि बता चुका हूं, ये सपोर्टिव फोर्स भी है। ये दो सरफेसेस को आपस में पकड़ के रखने का भी काम करता है। और क्यों करता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दो सरफेसेस के बीच एक तो कुछ फाइन गैप्स होते हैं। जैसे जब ये दोनों सरफेसेस रखी हैं तो फ्रिक्शन आया क्यों? फ्रिक्शन आया क्योंकि इन दोनों के बीच एक टूथ फॉर्मेशन हो गया और इन दोनों ने एक दूसरे सरफेस को इंटरलॉक कर लिया। क्या कर लिया? इंटरलॉक कर लिया। जैसे कि ये इंटरलॉकिंग हो गई सरफेसेस की, सरफेसेस ने एक दूसरे को पकड़ लिया। एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की तरह से आप समझिए। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच काम करती हैं उनको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और दो सरफेसेस या दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो या तो एडहेसिव फोर्स समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए कि इन सरफेसेस के बीच इंटरलॉकिंग है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको बड़ा करके जब जूम करके देखा गया तो ऐसा देखा गया कि कुछ इस तरह के टूथ फॉर्मेशन हो रहे हैं जो एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे हैं। और इस बॉडी को मूव कराने के लिए जब तक हम इस टूथ फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं करेंगे बॉडी मूव नहीं करेगी। इसीलिए ये हमें देखते हैं, हम पर्टिकुलरली ये फील करते हैं कि किसी बॉडी को मूव कराते समय एक्स्ट्रा फोर्स या थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है शुरू में, जबकि धीरे धीरे वो फोर्स कम होने लगता है और एक लिमिट तक कम हो जाता है। आगे इसको डिटेल में स्टैटिक और काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के टर्म में, तीन फ्रिक्शन के टर्म में आपको समझाऊंगा। तो अभी तक के लिए आप ये जो समझ चुके हैं, जो नोट कर चुके हैं, इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये तो आपको पता ही है ना कि म्यू इज इक्वल टू 0 स्मूथ सरफेस के लिए और परफेक्टली रफ के लिए म्यू की वैल्यू 1 और उसके लिए बीच के लिए 0 से 1। ठीक है, तो यहां देखेंगे, नोट करते चलेंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है प्रॉपर। शुरू में नोट्स जरूर बनाइए, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते रहो बच्चे। The main reason for friction are, as I told you, that cohesive forces or adhesive forces. दूसरा, interlocking of surfaces, tooth formation between the two surfaces। ये दोनों सरफेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, वो क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग कर लेती हैं और इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक किए बिना मोशन पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ता हूं दोस्त। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि सबको यही लगता है कि जो फ्रिक्शन है वो एक तरह का केवल और केवल डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है लेकिन इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्यों है वो भी आप अभी समझ पाएंगे थोड़ी देर में। तो पहला देखिएगा, पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा एनर्जी हैज टू बी स्पेंट
in overcoming friction. What I told you, what I said earlier, that the two surfaces which are in contact form interlocking. क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, और जब इंटरलॉकिंग हो जाएगी बच्चों तो इसको तोड़े बिना स्लाइड कराना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। उसके पीछे का रीजन क्या है? आप अपने हाथ को ऐसे रखो ऐसे, और ऐसे ऐसे करो। थोड़ी देर में इसमें गर्मी हीट आ जाएगी। अभी ठंडी का मौसम चल रहा तो आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपने जो एनर्जी इसको दिया आगे पीछे मूव कराने में, वो वर्क के फॉर्म में जाके और कन्वर्ट हो गया हीट के फॉर्म में, विच इज अ काइंड ऑफ लॉस। क्योंकि अब इसको हीट को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। तो यह बात आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी किसी बॉडी को मूव कराने के लिए, जो लॉस में चली जाएगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसमें वर्क डन जो होगा वो निगेटिव होगा। अगला, इफिशियंसी ऑफ मशीन रिड्यूसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मशीनें जो चल रही हैं, क्योंकि देखो मैकेनिकल, किसी भी मशीन में मैकेनिकल पार्ट ज्यादा है। मैकेनिकल पार्ट तो होता ही होता है। गाड़ियों के इंजन में देख लो, रोड पर टायर चलते चलते घिस जाता है, आपको टायर बदलवाने की जरूरत पड़ती है। ये सारे रीजन इसीलिए हैं क्योंकि जहां पर मैकेनिकली पार्ट होगा, जहां मूविंग होगा, जैसे आपका फैन चलता है तो फैन से आवाज आती है कि नहीं आती? पंखे से आवाज आती है ना, दरवाजा खोलते हैं आवाज आती है, आप गाड़ी चलती है जमीन पर, इंजन में आवाज आती है कि नहीं आती है? आप समझो मेरी बात, इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पार्ट है, मूविंग पार्ट है जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है, तो वहां पर फ्रिक्शन का रिड्यूस होना बनता है और फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। आगे, रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी पार्ट्स। जैसे टायर घिस जाते हैं वैसे ही मैकेनिकल पार्ट्स भी मोशन में आते आते घिस जाते हैं, धीरे धीरे वियर एंड टियर आ जाता है उनके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस हीट विच कॉजेस डैमेज टू द मशीनरी। एक तो एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट के टर्म में, दूसरा जब कोई भी पार्ट, मैकेनिकली पार्ट काफी लॉन्ग टाइम के लिए हीट अप होता रहेगा तो वो धीरे धीरे खराब भी हो जाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो लॉसेस हैं इसके। खैर, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा लॉस पड़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमें मिलेगा फ्रिक्शन कांट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी रिड्यूस्ड। अभी आपने देखा कि यार इतने तरह के लॉसेस हैं फ्रिक्शन से, डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, तो दिमाग ये गया कि ऐसा करते हैं ना कि कुछ इसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, कम करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कम हो सकता है। तो कम होने के देखिएगा क्या क्या रीजन हैं, कैसे कम कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में क्या आ रहा है कम करने का तरीका? भैया उसको ऑयलिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, सरफेस को स्मूथ कर दिया, है ना, ये सारे तरीके होते हैं। और स्लाइडिंग की जगह रोलिंग फ्रिक्शन, हालांकि स्लाइडिंग रोलिंग आपको अभी नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसकी बात यहां पर कर लेंगे, आगे हम देखते रहेंगे। तो पहला, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। जैसे आप अपने इंजन में क्या होता है, पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है ना, एक नीचे एक ऊपर, तो पिस्टन खराब ना हो, इंजन गाड़ी का खराब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, इंजन ऑयल या ब्रेक ऑयल, जहां पर ब्रेक सिस्टम है वहां ब्रेक ऑयल यूज करते हैं। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स में क्या होता है बच्चों कि बॉल बियरिंग, ये छोटी छोटी जो बॉल्स होती है ना, इनका यूज करके भी हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन जनरली स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अभी आगे दिखाऊंगा आपको, तो घबराने का कुछ भी नहीं है ना। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का देखो, जैसे आप एरोप्लेन का शेप देखो, मछली का शेप देखो, फाइटर प्लेन का शेप देखो, जिसको जितनी तेज उड़ान भरनी है या जितने तेजी से पानी में चलना है, जो हमारी सबमरीन्स हैं, पनडुब्बी जहाजें हैं, उनका शेप कैसा होता है? क्या उनका शेप फ्लैट होता है आगे से? नहीं, बिल्कुल शार्प होता है, पिन पॉइंट होता है।
भाई फाइटर प्लेन का तो पिन पॉइंट ही होता है ना, तो पिन पॉइंट होने से क्या होगा, स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब होगा कि आगे से इस तरह का कुछ नुकीला सा शेप है ना, पीछे से शेप चाहे जैसा हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ये शेप भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, बाय पॉलिशिंग, पॉलिश करके, ग्रीस ऑयल लगा के, ऑयलिंग करके, पेंट करके, इस तरह से हम इसको लुब्रिकेशन इस तरह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बॉल बियरिंग भी एक अच्छा एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने लॉस देख लिया, किस तरह का नुकसान है। अब इसके देखते हैं कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं या नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक पॉइंट यहां नोट करिएगा, जो मैं डिस्कस कर भी रहा हूं काफी देर से आपसे, शुरुआत से ही मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है। मैंने बताया आपको कि फ्रिक्शन में जो वर्क डन होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस में चला जाता है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। हीट जनरेट होगी, और आपने देखा हीट जो है वो वियर एंड टीयर भी कॉज कर रही है, मशीनरी पार्ट को भी डैमेज कर रही है। तो ये यहां पर क्या है कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चे, ठीक है। दैट इज वर्क डन अगेंस्ट और बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन भी ज्यादा होगा। ये पाथ डिपेंडेंट है, इसका पाथ से रिलेशन है। और किस तरह का, ये हीट का फॉर्म में एनर्जी का लॉस करता है बेटे। क्या करता है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, ये दोनों ही फॉर्म में लॉस होगा, नोट कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इस मिसकॉन्सेप्शन की बात हम कर रहे थे, देखेंगे ध्यान से। मिसकॉन्सेप्शन क्या है, ये वाला, दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ये ऐसा हर बार नहीं है, ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं, ठीक है। फ्रिक्शन जो है ये हर बार मोशन को अपोज नहीं करता है, बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि ये दो सरफेसेस को आपस में एक साथ रखने की कोशिश करता है, कांटेक्ट में बनी रहे वो सरफेसेस, ठीक है। तो यहां देखें, नो डाउट फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, हमने देखा है फ्रिक्शन अपोज करता है। बॉडी आगे जा रही है, उस पर फ्रिक्शन पीछे काम करता है, तो इससे क्या होने लगता है, ये बॉडी अगर आगे जा रही है, इस पर आप F फोर्स लगा रहे हो और फ्रिक्शन पीछे लगने लगा, तो ये तो वही बात हो गई कि आप कोई साइकिल लेके भाग रहे हो और आपके घर का जो छोटा बच्चा है वो कह रहा है नहीं मैं भी चलूंगा और मैं भी चलूंगा। इस चक्कर में आप चाहते हो कि नहीं वो लड़का घर पे रहे, और लड़का चाहता है कि नहीं ये घर पे रहे या मुझे साथ में ले चले, तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है और आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो। तो नेट फोर्स में कुछ कमी आई कि नहीं आई, जवाब है कि आई। तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो सबको दिख रहा है कि फिर रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है ना। तो उससे आगे देखिएगा, अ मूविंग बॉडी बट इन मेनी केसेस इट ऑलवेज कॉजेस द मोशन। बहुत सारे केस में, जैसे ट्रक के ऊपर आप एक बॉक्स रख दो, ट्रक के ऊपर आप एक बॉक्स रख दो और ट्रक को लेके चलो, बॉक्स को बांधो नहीं, वैसे ही पड़े रहने दो, तो फ्रिक्शन ही है भैया जो उसमें मोशन कॉज करा सकता है। फ्रिक्शन ही है जो उस बॉक्स के ऊपर मोशन कॉज करा सकता है। बस कंडीशन ये है कि एक लिमिटिंग वैल्यू से तेज स्पीड से आप ट्रक को मूव कराओ, ठीक है। देखेंगे हम उस तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। उसके आगे देखेंगे कि विदाउट फ्रिक्शन मोशन कैन नॉट बी स्टार्टेड, स्टॉप्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यानी कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया। ये कैसी बात आ गई कि फ्रिक्शन है तभी किसी चीज को रोका जा सकता है। जैसे आप एक बॉल है, बॉल को डगरा दीजिए, बॉल को लुढ़का दीजिए, बॉल को रोल करा दीजिए, बॉल को फेंक दीजिए, थोड़ी देर में बॉल रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी? क्यों रुकी? किसने रोका बॉल को? भैया आपने तो काइनेटिक एनर्जी दिया था उसको, फिर वो रुका क्यों? वो रुका इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन उस पर एक वर्क कर रहा था, और किधर? पीछे की तरफ वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या हुई, थोड़ी दूर चलने के बाद रुक गई। क्लियर है? ये है फ्रिक्शन। अब ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, अगर आप चाहते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी मोशन आ जाए तो वहां भी फ्रिक्शन का रोल होगा। देखेंगे हम लोग, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख लेंगे, इस तरह के मोशन हम देखेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे कि यहां अगर मोशन इधर कर रहा है तो यहां पर मोशन सपोर्टिंग है,
आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां पीछे रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। आप एक साइकिल का ही एग्जांपल ले लीजिए, या हम और आप चल पाते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा ना डिसएडवांटेज, तो भैया ये एडवांटेज भी है। हम और आप चल पाते हैं वो केवल और केवल इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि फ्रिक्शन है। अगर सरफेस के बीच फ्रिक्शन खत्म हो जाए, आपका चप्पल कुछ दिनों में घिस जाता है, चप्पल के नीचे का जो सोल है जूते के नीचे का वो घिस जाता है, तो आप नया लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो मैं फ्रिक्वेंटली गिरता रहूंगा, फ्रिक्वेंटली ये प्रोसेस होता रहेगा गिरने वाला। ठीक है, जहां भी स्मूथ सरफेस मिलेगी गिरना तय है। तो आइए उस पर भी बात करते हैं। बहुत जनरल बात कर रहा हूं मैं आज आपके साथ। मैं दिखा रहा हूं कि फ्रिक्शन हर बार अपोजिंग ही नहीं है, हेल्पिंग भी है, एडवांटेज भी है उसका फ्रिक्शन का। लॉस तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट भी है। तो देखो पहला बेनिफिट क्या आया यहां पर, जैसे जब आप चल रहे हो, चलते समय कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है, क्यों रन कर पा रहा है, यहां पर सिंपल एक्शन रिएक्शन की हेल्प से हम लोग समझ लेंगे इस चीज को। जैसे यह व्यक्ति जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इसने फोर्स किधर लगाया, इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, इधर इसने फोर्स लगाया, ठीक है, और इसके पैरों पर फ्रिक्शन किधर की तरफ आया, आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसने जब पैर ऐसे नीचे रखा तो ये किधर कोशिश कर रहा है, पीछे धक्का देने की, और इसलिए इस सरफेस ने इस पर फ्रिक्शन किधर लगाया, आगे की तरफ। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि इन मूविंग अ पर्सन और व्हीकल पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड, पीछे की तरफ, एंड द रफ सरफेस ऑफ ग्राउंड रिएक्ट एंड एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विच कॉजेस द मोशन। तो भैया यहां पे तो मोशन हेल्पिंग हुआ कि नहीं हुआ, यहां मोशन ने हेल्प किया कि नहीं किया? जवाब है बिल्कुल किया गुरुजी। आगे देखते हैं हम साइकिल का एग्जांपल लेंगे, और साइकिल के केस में देखते हैं, भाई साइकिल में दो ही केस हो सकता है, या तो आप पैडलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, गाड़ी का इंजन चलेगा या इंजन नहीं चलेगा, यही तो हो सकता है ना, गाड़ी का इंजन चलेगा या नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो भी कुछ दूर तो गाड़ी बढ़ेगी ना आगे, या बिल्कुल जैसे इंजन बंद होगा वैसे गाड़ी रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। अगर आप ब्रेक नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो गाड़ी नहीं रुकेगी, कुछ दूर गाड़ी आगे बढ़ेगी। यहां पर हम साइकिल का एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें साइकिल के केस में देखो, जब आप पैडलिंग कर रहे हो तब, और जब पैडलिंग नहीं कर रहे हो तब, तो ये पैडलिंग वाला केस, ये नॉन पैडलिंग वाला केस, दो केस हम लेके चल रहे हैं। पहला, इन साइकिलिंग आपने देखा होगा ना कि जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल में जो गियर होता है जिसमें चेन फंस के चलती है वो पीछे की तरफ लगा होता है, वो आगे नहीं होता। यानी जब आप पैडल करते हो तो आप किसको मूव करा रहे हो, आप पीछे वाले रियर वाले व्हील को मूव करा रहे हो, जबकि फ्रंट वाला तो अपने आप मूव कर रहा है। बोलो हाँ या ना? फ्रंट वाला तो अपने आप ही मूव कर रहा है ना, उसको आप मूव नहीं करा रहे हैं, आप तो पीछे वाले को मूव करा रहे हैं। और पीछे वाले पर और आगे वाले टायर पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा ये हम देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इन साइकिलिंग द रियर व्हील मूव्स बाय द फोर्स बाय पैडलिंग। आप पैडल कर रहे हो तो उस फोर्स की हेल्प से पीछे वाला आगे बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस पीछे वाले के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा? क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स से मूव हो रहा है, जबकि ये अपने आप मूव कर रहा है, ये सेल्फ मूविंग है, अपने आप मूव कर रहा है। ये पैडलिंग की वजह से, आप पैडल कर रहे हो तब ये मूव कर रहा है, इसलिए इस पर तो फोर्स आगे, लेकिन इधर वाले पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बच्चों, पीछे लगेगा। अब आपने पैडलिंग बंद कर दी, पैडलिंग बंद कर दी तो अब ये दोनों ही सेल्फ मूव कर रहे हैं, दोनों ही अपने आप, क्योंकि आप कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे हो। जब फोर्स नहीं लगाओगे मेरे भाई, तब ये दोनों अपने फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही मूव करेंगे, सेल्फ मूव करेंगे, और सेल्फ मूव करेंगे यानी दोनों पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा।
दोनों पे ही फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर इधर भी पीछे की तरफ और यहां पर भी पीछे की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, सो व्हेन पैडलिंग अ बाइसिकल द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रियर व्हील ऑन ग्राउंड makes the force of friction act on it in forward direction but on the front wheel in the backward direction। जबकि दूसरे केस में क्या हुआ, इफ पैडलिंग इज स्टॉप्ड बोथ व्हील्स मूव बाय देमसेल्फ। इस केस में क्या होगा, एक्सपीरियंस बोथ फ्रिक्शनल फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, दोनों ही पीछे की तरफ ही फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस केस में, जब पैडलिंग नहीं हो रही है, जब पैडलिंग नहीं हो रही है और जब पैडलिंग हो रही है तो ये केस होगा। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच भी लीजिए, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लगता है ना कि खाली रट के काम चलेगा तो ये फिजिक्स है मेरे दोस्त, जब तक फील नहीं आएगा, जब तक मजा नहीं आएगा ना इसको समझ के, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है कि फिजिक्स बहुत टफ है। थ्योरी जब चले तो थोड़ा सा अपने ध्यान को लगाओ, क्योंकि थ्योरी क्लियर होगी तभी जाके आप कर पाओगे उसके न्यूमेरिकल्स, उसका एप्लीकेशन। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में लेके चल रहा हूं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। इसके लिए फिर से वापस शुरू करता हूं फ्रिक्शन मेरे भाई। एक बॉडी को हमने यहां रख दिया और ये किस सरफेस पर रखा हुआ है, एक रफ सरफेस है और इसकी रफनेस म्यू है। क्या है, म्यू है। इस म्यू की वैल्यू दो तीन तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन तीन तरह का होता है भैया। फ्रिक्शन दो तरह कह लीजिए या तीन तरह कह लीजिए, जैसे एक तो स्टैटिक है ही अपने पास, एक लिमिटिंग भी होता है और एक होता है डायनामिक या फिर काइनेटिक। और डायनामिक को भी हम दो हिस्से में बांट लेते हैं, एक रोलिंग और एक स्लाइडिंग। तो ये रोलिंग और स्लाइडिंग की भी हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसकी बात नहीं करेंगे, इसको भी समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन से शुरुआत करते हैं। नाम सही क्लियर है, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है और आप फोर्स लगा तो रहे हो लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, आप फोर्स लगा तो रहे हो लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, उस टाइम तक जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसी को बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो टाइम, द टाइम एट विच बॉडी इज जस्ट टेंड टू मूव, बॉडी इज रेडी टू मूव, उस टाइम के फोर्स को, उस टाइम के फोर्स को मैक्सिमम फोर्स होगा वो। और मैक्सिमम फोर्स यानी मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स, और फोर्स बोल रहा हूं तो उसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। उसके बाद जब कोई बॉडी मोशन में आ जाएगी, अब आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होती है। अब फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने बाइक का हवा निकाल दीजिए, या चलिए छोड़ दीजिए, हवा मत निकालिए, क्यों इतना मेहनत करेंगे, खड़े रहने दीजिए, उसको बस धक्का देने की कोशिश करिए। शुरू में जब आप धक्का दोगे ना दोस्त, तो देखोगे कि शुरू में ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ रही है। पहले एक काम करना, थोड़ा कम फोर्स लगाना, नहीं आगे बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाना, थोड़ा और बढ़ाना, और बढ़ाते बढ़ाते अब जब वो बिल्कुल चलने को तैयार होगी, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है आपका, और जब चलने लगेगी तो आप फील करेंगे कि कम फोर्स लगा के भी उसको मूव कराया जा सकता है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो उस टेबल को ही ले लो, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बात को सुन लो, उसके बाद खड़े होना। टेबल को खींचने की कोशिश करो, टेबल को खींचने की कोशिश करो, धीरे धीरे फोर्स लगाओ। ऐसा नहीं कि टेबल को ऐसे पकड़ के, और खींचना नहीं है हमें बस थोड़ा सा मूव कराना है आगे पीछे। टेबल नहीं ले सकते, बुक ले लो, बुक को पकड़ लो ऐसे, और धीरे धीरे उस पर फोर्स लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। देखो मूव कर गया, मूव कर गया। अब कंटिन्यू करो। मूव करते समय देखोगे तुमने क्या फील किया, तुमने ये फील किया कि जब तुम इसको मूव कर रहे हो ना, अब कम फोर्स लगाने से काम हो जा रहा है। तो कुल मिला के ये पता चला कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, और लिमिटिंग के बाद जो आता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, क्योंकि बॉडी मोशन में है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, किससे, स्टैटिक और
लिमिटिंग से तो कम ही होगा, लिमिटिंग से तो हमेशा कम होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा। स्टैटिक से नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू तो जीरो भी हो सकती है ना, स्टैटिक तो जीरो से शुरू होकर लिमिटिंग तक जाता है ना। तो आइए देखते हैं इस चीज को। यहां लिख लीजिए कि इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इन द कॉन्टेक्ट, एज आई टोल्ड यू कि ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, जस्ट बिफोर दे स्टार्ट मूव या गेन रिलेटिव मोशन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब भाई मोशन में आए नहीं है लेकिन चांसेस है कि वो मोशन में आ सकता है। ठीक है बच्चे, तो आगे देखेंगे, हटाता हूं इसको मैं, ग्राफ की हेल्प से समझाएंगे आपको थोड़ी देर में। और उससे पहले लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको बता दूं। सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारा फ्रिक्शन है जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी N या फिर R, इसका वेट लगेगा नीचे W, है ना, और यहां पर क्या होगा, म्यू होगा, म्यू S बोल दीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन है वो पहला तो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कांटेक्ट से। एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना बड़ा है, एरिया से कोई मतलब नहीं है, ये सॉलिड फ्रिक्शन है। जब हम लिक्विड की बात करेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन की, तो वहां पर हम देखेंगे कि एरिया और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन भैया ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है सॉलिड वाला, ये डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट है, लिख लीजिएगा, एरिया से भी इंडिपेंडेंट है, और बड़े मजे की बात टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर का भी कोई रिलेशन इससे नहीं है। हाँ, ये डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसको आप बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर और डिपेंड करता है रफनेस ऑफ सरफेस पर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि F इक्वल टू म्यू इंटू आर, आर यानी नॉर्मल रिएक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो ये है इसका लॉ, स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ है, एरिया पे इंडिपेंडेंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लिया हो तो ये नोट कर लीजिए, ये यहां पर मैक्सिमम लिख सकते हैं या FS लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें, नोट कर लिया हो, देखते हैं नेक्स्ट। ये एक ग्राफ है आपके लिए, इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो भैया, ये बॉडी यहां रख दी आपने, मैंने कहा था ना कि इस पर एक फोर्स लगाओ F, जो कि अप्लाइड फोर्स FA होगा और फ्रिक्शन पीछे लगना शुरू होगा। ध्यान से देख मेरे भाई, जब तुमने अप्लाइड फोर्स ही नहीं लगाया, F नहीं लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो। मैंने कहा ना ऐसे रख के देखो, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बस ये दोनों, हाँ ये फील हो रहा है दोनों कॉन्टेक्ट में है, बाकी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जैसे जैसे तुम इसको बढ़ाओगे मेरे भाई, जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या होगा, ये बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा, कौन, फ्रिक्शनल फोर्स, और बढ़ के कहां तक जाएगा, यहां तक पहुंच गया। और ये है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसको FS मैक्स या केवल F मैक्स बोल सकते हो। फिर क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे मेरे दोस्त, अब ये घटना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा फोर्स लगा दिया तुमने तो ये घटना शुरू हो जाएगा। और देखो ये वाली जो वैल्यू है ना डायनेमिक फ्रिक्शन की, वो कम है, वो कम है। तो इसको तुम लिख सकते हो कि F मैक्स जो होता है बच्चे, वो F काइनेटिक से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और इसलिए म्यू S इंटू आर, इसको लिख सकते हैं म्यू के इंटू आर। म्यू के मीन्स कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा है कि जैसे ये देखो, मान लो ये ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस ऐसे कांटेक्ट में, फील करो। अब जब तुम इसको मूव कराने लगे तो धीरे 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 भैया ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आया, ऊपर आया। जैसे अभी इतना गैप था, अब इधर मूव करने लगा तो ऊपर ऊपर मूव कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन तो अभी भी है लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। इंटरलॉकिंग ये ज्यादा है या ये ज्यादा है या ये, तुम बोलोगे तीसरे वाले सबसे कम है, दूसरी वाली ज्यादा थी, पहली वाली सबसे ज्यादा थी, है ना। तो यही चीज है कि ये म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदलता रहता है। ठीक है, और इसलिए आर से आर कैंसिल कर दें तो म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से, इस बात को याद रखिएगा। जनरली
स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से ज्यादा ही होता है, और ये ग्राफ आपको पता रखना है। ठीक है बच्चे, यहां पर आप लिख सकते हो इक्वल टू। क्लियर, बना लीजिए इस ग्राफ को, पॉज करके वीडियो को, मैं आगे की तरफ मूव करता हूं। अब हमारे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं बता चुका हूं व्हेन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एट द पॉइंट व्हेन बॉडी इज टेंड्स टू मूव, बॉडी इज रेडी टू मूव, है ना, और इसीलिए इसको एफएस मैंने क्या लिखा था, म्यू एस इंटू आर, ये मैक्सिमम, कौन सा, मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन बता चुका हूं, जब व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी मोशन में आ चुकी हो तब, बॉडी जब मोशन में आ चुकी हो तब। और इसके लिए हमने क्या लिखा था, एफ के लिखा था, जो कि था म्यू के इंटू आर। इसमें भी आप वही बोल सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और किस पर नहीं डिपेंड करता, वेलोसिटी पर। वेलोसिटी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। आप ये ना समझें कि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन कम होगा या फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पर। क्लियर है क्या? चलो आगे देखते हैं हम लोग। दो टाइप के काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हेडिंग डालेंगे अपने और लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ये है बच्चे, मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस पर या इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे कोई बॉडी स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है? फिसल रही है। ठीक है, स्लाइड करते हुए नीचे आ रही है, तो इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो स्लाइडिंग SLI स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू आर, जबकि एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जैसे ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन पर आप किसी सरफेस को रोल करने के लिए छोड़ दीजिए, ये लुढ़कते हुए नीचे आएगा रोल करते हुए, है ना, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है, बस रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर तो होता ही है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ये रेडियस है ना। तो आप देखो ना ध्यान से, देखो ध्यान से, एफ आर कितना आया, म्यू आर अपॉन स्मॉल आर। तो आप क्या बता सकते हो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है या रोलिंग फ्रिक्शन? जवाब है कि सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये जो फैक्टर है रेडियस वाला, वो रोलिंग फ्रिक्शन को तो रिड्यूस कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन को घटाने का काम कर रहा है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, नीचे 1 है। तो एफ रोलिंग जो है वो एफ स्लाइडिंग डिवाइडेड बाई आर है। क्लियर है क्या? और डेफिनेशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उन्हीं चीजों को कमोबेश आगे पीछे करके लिखा होगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिए इसको, नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम करेंगे भाई कुछ क्वेश्चन, अब हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखो अभी तक मैंने आपको रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइड फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन का ड्रॉबैक क्या है, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं चल पाते, फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी गाड़ियों का या हमारी कार का, साइकिल का टर्निंग नहीं हो पाता। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं और आगे अभी और देखेंगे, आगे अभी और भी पढ़ेंगे। अभी तो फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे भाई, और इसीलिए बहुत बेसिक 4-5 क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। उसके बाद तुम्हें आज के लिए एक वर्कशीट देके छोड़ दूंगा। अब तुम्हारा काम यह होगा कि उस वर्कशीट को सॉल्व कर लेना। फिर मिलेंगे हम कल, और कल मिलेंगे तो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास होगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, देखना ध्यान से। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स ऑफ टू व्हीलर एंड ग्राउंड व्हेन द इंजन इज वर्किंग? अभी हमने साइकिल का एग्जांपल लिया था, पैडलिंग कर रहे थे और नॉन पैडलिंग, उसी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन सेम स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं, जिसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स ऑफ द टू व्हीलर एंड ग्राउंड व्हेन द इंजन इज नॉट वर्किंग। यानी एक तरह से ये पैडलिंग वाला केस और ये नॉन पैडलिंग वाला केस आपके दिमाग में वो याद आ रहा होगा, रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या था क्या था क्या था। हाँ, जब पैडलिंग हो रही थी, जब पैडलिंग हो रही थी। अच्छा, चेन सिस्टम किससे कनेक्टेड होता है? टू व्हीलर में भी, टू व्हीलर में भी ड्राइविंग फोर्स किस पर लगता है? पीछे वाले व्हील पर लगता है, ना कि आगे वाले पर। यानी जब इंजन वर्क करेगा, जब इंजन वर्क करेगा
तो वो किसको मूव कराएगा? पीछे वाले को। आगे वाला सेल्फ ड्राइवन है, सेल्फ ड्राइवन है, ड्राइविंग किसको कर रहे हो? ड्राइव किसको कर रहे हो? पीछे वाले को। तो ऐसे में आगे वाला जो फ्रंट व्हील है और रियर व्हील है, रियर व्हील पर तो आगे फ्रिक्शन, लेकिन इस पर तो पीछे ही लगेगा ना मेरे भाई, फ्रंट वाले पे। जब इंजन को आपने कर दिया बंद, अब जब इंजन बंद हो गया तब क्या होगा? जरा ध्यान से देखना। अब दोनों पे ही क्या लगेगा? दोनों पे ही पीछे लगेगा। ये हम देख चुके हैं, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर। और आप लोग तो जवाब भी दे चुके होंगे ना इसका, आप लोग इसका बहुत अच्छे से जवाब दे चुके होंगे। तो चलो अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। और प्यारे बच्चे घबराओ नहीं, बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेसिक छोड़ नहीं सकते। बेसिक छोड़ने की ना कोई नियत है, ना छोड़ेंगे। छोटी बात पता नहीं है, बड़ी बात को भाग रहे हैं हम, तो हम एक लाइन से सब कुछ करेंगे। पहला हो गया ये। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें 4 ऑप्शन भी है। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। 5 किलोग्राम का है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.3। ओके, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है कितना? 0.3। आगे बोला है जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज। सिंपल इसका हम एक एफबीडी बना लेंगे बेटे। ये 50 न्यूटन नीचे, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर जो कि 50 न्यूटन होगा, और पीछे क्या होगा? पीछे क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब ऐसा है कि इस पे पूछा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। आप आराम से सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो। एफबीडी बना दिया मैंने, एफबीडी बना दिया, कितना होगा? F इक्वल टू म्यू इंटू आर होगा क्या? F इक्वल टू म्यू इंटू आर होगा क्या? म्यू की वैल्यू 0.3 है, और आर कितना है? 50 है, 50 है, 50 है, तो 15 न्यूटन आएगा क्या? ये वाला जवाब गलत हो गया, जवाब गलत हो गया। क्यों गलत हुआ भैया? कैलकुलेशन करके तो यही आ रहा है ना, फिर ये गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने कहीं इस क्वेश्चन में पढ़ा। मैंने कहा था कि रखे होने पे कोई फ्रिक्शन नहीं काम करता है मेरे भाई। जब तक ये चलेंगे नहीं, जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा कि नहीं होगा। और स्टैटिक जब मूव ही नहीं कर रहा है तो काइनेटिक का तो मतलब ही नहीं है, काइनेटिक का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, जब तक मूव नहीं कर रहा है तब तक। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 0। हाँ, अगर इस पर फोर्स लगाया होता, फोर्स लगाया होता, तब पता चलता कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए भी कंडीशन है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए किससे? मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन से। बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो, उससे कम होगा मूव ही नहीं करेगा। मूव करने के लिए ये कंडीशन है, इस बात को याद रखिएगा। तो बताओ, आपने कैलकुलेट कर लिया F इक्वल टू म्यू इंटू आर करके, आप तो बड़े खुश थे कि 15 न्यूटन आ गया। लेकिन जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो खुश नहीं थे, उनको पता था कि यही आना है 0। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा यहां पर, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम डायरेक्ट एफबीडी ही बनाते हैं। 2 किलोग्राम है तो नीचे 20 न्यूटन, ऊपर आर, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। The coefficient of friction mu is equal to 0.4. A horizontal force of 2.5 Newton, force is equal to 2.5 Newton is applied on the block. Calculate the force of friction between the block and the floor. आपसे बोला है कि ये फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन बताओ, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस केस में हो सकता है F इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू कितना है भैया? 0.4 है, और R कितना है? 20 है। 20 है तो 4 इंटू 2 कितना हो सकता है? 8 न्यूटन हो सकता है। कितना हो सकता है? 8 न्यूटन। लेकिन क्या इस केस में 8 न्यूटन आपने लगाया है क्या? आपने अप्लाइड फोर्स तो लगाया ही नहीं 8 न्यूटन तक। आपका जो अप्लाइड फोर्स है क्या वो 8 न्यूटन तक है? भाई आप याद करो, अप्लाइड फोर्स और जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था वो तो ऐसे बढ़ता था ना, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा फ्रिक्शन। तो इसलिए क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो अभी कम है F
लिमिटिंग से, तो इसलिए इस केस में जो स्मॉल f होगा वो 2.5 न्यूटन ही होगा। जितना अप्लाई करोगे उतना ही होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? भैया आपको जरूरत है 8,000 की, किसी ने आपको 2,500 दिया, तो क्या वो 2,500 8,000 के बराबर हो जाएंगे? जवाब है नहीं सर। आपने जितना लगाया था उसी के करस्पॉन्डिंग आपको फ्रिक्शन मिला, और फ्रिक्शन कितना मिला? 2.5 न्यूटन, क्योंकि आपने फोर्स भी इतना ही लगाया था। इससे ज्यादा लगाओगे या इतना लगा दोगे तब बॉडी तैयार है मूव करने के लिए। क्लियर है? चलो बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A force of 98 Newton is required to just start a body of mass 100 किलोग्राम। एक बॉडी है 100 किलोग्राम की, यानी इस पर ऊपर R लग रहा होगा और नीचे 9.8 इंटू 100 न्यूटन, ऐसा बोल देते हैं। अब कह रहा है कि मिनिमम जो फोर्स चाहिए F वो मिनिमम कितना चाहिए? 98 न्यूटन चाहिए। बोलो हाँ या ना। जब 98 न्यूटन चाहिए तो बोला है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन मान लो पीछे लग रहा है, तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू आर। ठीक है, और F मिनिमम फोर्स कितना है? 98, लिमिटिंग ले लिया हमने 98। म्यू हमें नहीं पता, आर हमें पता है 100 इंटू 9.8। क्लियर है क्या? एक जीरो से ये खत्म करो, इसको 98 कर लो। 98 1 इक्वल टू 10 म्यू, म्यू की वैल्यू आ गई 1/10 यानी 0.1। ये है आपके म्यू की वैल्यू जो आपको चाहिए थी। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और फ्रिक्शन को आपने थोड़ा बहुत अगर समझा है तो कल की क्लास में मैं आपको फ्रिक्शन के अब लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। फ्रिक्शन की जानकारी आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और सारी चीजें कल की क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू।